देखिए बच्चे इधर, बेटा चैप्टर जो चल रहा है आपका बेसिकली यूनिट चल रही है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके अंदर हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ लिया था, फिर एक ना एग्जांपल हमने पढ़ा था, उसको पहले ध्यान से समझिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। वही कॉमन एग्जांपल मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। मैंने आपको कहा था कि सपोज कीजिए कि हमारे पास टोटल जो रिसोर्सेज हैं वो 100 करोड़ के हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं बेटा। पहली सिचुएशन क्या क्रिएट होती है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो 80 करोड़ है और एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है सर, 80 करोड़ है। तो ये भी क्या कहलाएगा सर, हमारा इक्विलिब्रियम कहलाएगा। लेकिन ये वाला इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा सर, लास्ट क्लास में आपने बताया था, इसे बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि सर अभी मेरे पास 20 करोड़ के रिसोर्सेज क्या पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ठीक है। 20 करोड़ के रिसोर्सेज क्या है, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो गई। अब इसको इस तरीके से समझो कि अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, 120 हो जाए, मैक्सिमम आप एग्रीगेट सप्लाई कितनी कर सकते हो बेटा, 100 करोड़ की कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, सिर्फ 100 करोड़ के। तो जब आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी, या हम दूसरे शब्दों में बोले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कौन सा होगा ये भी समझ लो, इसको मैं बोलूंगा अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तब होगा जब एडीबी 100 है और एएसबी क्या है सर, 100 है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, पूरे तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं। ये चीज समझ आ गई। अब लेकिन सर अगर ये वाली कंडीशन आ जाए क्या, कि एग्रीगेट डिमांड हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी से बाहर चली जाए, तो बेटा उस सिचुएशन को बोलेंगे हम क्या, यहाँ पे एक्सेस डिमांड, जो आज का आपका टॉपिक है। एक्सेस डिमांड का मतलब कि मैक्सिमम मैं जितनी सप्लाई कर सकता था उससे भी ज्यादा क्या हो गई है, इकोनॉमी के अंदर डिमांड आ गई है सर। तो उस टर्म को किस नाम से जाना जाएगा, एक्सेस डिमांड के नाम से जाना जाएगा। अब पढ़ते हैं इसके अंदर, देखिए कहता है एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। वही चीज आ गई यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड कितनी है सर, 120 करोड़ है, ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कितनी है सर, यहाँ पे 100 करोड़ है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। और सर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना था सर, ये 100 करोड़ था। जब इससे बाहर जाके हमारी एग्रीगेट डिमांड क्रिएट होती है तो उसे क्या बोलेंगे सर, हम एक्सेस डिमांड बोलेंगे। अब मेरे को एक चीज ये बताओ, ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग्स को बेटा। अगर हमारे पास एक सिचुएशन है कि एग्रीगेट डिमांड है मेरे पास 90 की और अभी प्रेजेंट में एग्रीगेट सप्लाई है मेरे पास 80 की, तो ये सिचुएशन भी क्या एक्सेस डिमांड कहलाएगी, ये नहीं कहलाएगी सर। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 100 करोड़ की। तो यानी इस सप्लाई को बढ़ाने के मेरे पास अभी रिसोर्सेज पड़े हैं। एक्सेस डिमांड हमेशा कब क्रिएट होगी सर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद क्रिएट होगी। यानी जब मैं अपने सारे रिसोर्सेज लगा दूंगा उसके बाद भी अगर मेरे पास इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड आएगी तो उस सिचुएशन को क्या बोलूंगा सर, मैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बोलूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना डायग्राम बना हुआ है बच्चे, ये आप कई बार देख चुके हो, बनाया तो होगा नहीं ये पता है मुझे, ठीक है। 45 डिग्री ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। अब बेटा ये जो है ना यहाँ पे, ये वाला ओ वाई जैसे लिखा हुआ है इन्होंने, यानी ये वाला जो पॉइंट जा रहा है, ये जो पॉइंट है बेटा इसको आप मान के चलो क्या है यहाँ पे, कि ये वाला है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या है यहाँ पे ये, अब इससे आगे डिमांड निकल गई आपकी ये वाली, ये जो दिख रही है यहाँ पे जो इन्होंने फिगर सा बनाया हुआ है, ये जो गैप है बेटा ये क्या है हमारा, एक तरीके से इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा, या इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड बोलेंगे। सर इसका नाम इन्फ्लेशनरी गैप क्यों बना, बेटा सिंपल सा लॉजिक है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो जब भी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो चीजों के प्राइस क्या होते हैं सर, बढ़ जाते हैं। उसी चीज को क्या बोलते हैं सर, हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा सर, यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसके दो नाम होंगे यहाँ पे, इसे हम एक्सेस डिमांड भी बोल सकते हैं और हम इसे क्या बोल सकते हैं सर, यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर है बच्चे यहाँ पे। अब इन्फ्लेशनरी गैप की आपको नीचे ना डेफिनेशन भी दी है, यहाँ पे देखिए, कहता है इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप शोइंग एक्सेस ऑफ करंट एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई at the level of full employment level. It is called a inflationary because it lead to the inflation continuous rise in the prices. कहता है इसको इन्फ्लेशनरी गैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होगा सर, लगातार कीमतें क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, इन्फ्लेशनरी गैप बोला गया है इसको, ठीक है।
रीजन फॉर एक्सेस डिमांड क्या क्या हो सकते हैं, हमें यहाँ पे समझना है। सर कारण बताओ किस रीजन से एक्सेस डिमांड हो सकती है। देखो एक्सेस डिमांड होने के ना प्रैक्टिकली लॉजिक समझते हैं बेटा। सबसे पहला, जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होगी तो ये समझ लो कि पैसा आ गया लोगों के पास बहुत ज्यादा। ठीक है, सिंपल क्या समझना है हमें, इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा आ गया जिसकी वजह से परचेजिंग पावर क्या हो गई सर, लोगों की बढ़ गई। और लोग क्या कर रहे हैं सर, अब इकोनॉमी के अंदर डिमांड कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, कहता है इंक्रीज इन द हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड ड्यू टू द राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि लोगों की कंज्यूम करने की क्षमता क्या हो गई है सर, बढ़ गई है। इसी वजह से क्या हो गया सर, यहाँ पे कंजप्शन हमारा बढ़ रहा है और डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा सर, इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज राइज इन द क्रेडिट फैसिलिटी। आज की डेट में इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही हैं। रीजन क्या है कि लोन काफी इजीली क्या होता है, मिल जाता है। या हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, इन्होंने तो लोन के रूप में बता दिया, अगर हम प्रैक्टिकली देखें बेटा, इकोनॉमी के अंदर हर चीज की डिमांड बढ़ने का रीजन भी क्या है आज की डेट में, क्रेडिट फैसिलिटी ही है। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन आज अगर आप प्रेजेंट में नोटिस करोगे, मोर देन 80 to 80% लोग, 90% लोग जो भी चीज खरीद रहे हैं वो कैसे खरीद रहे हैं, वो ईएमआई पे ही खरीद रहे हैं। तो एक ईएमआई फैसिलिटी भी एक ऐसी चीज बन गई है जिसकी वजह से डिमांड क्या हो रही है, इकोनॉमी के अंदर बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इंक्रीज इन पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है बेटा, खर्चा किया जा रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा करने से डिमांड कैसे बढ़ेगी। गवर्नमेंट के खर्चे कौन कौन से होते हैं, देखो गवर्नमेंट का एक खर्चा है, ध्यान से देखना अभी जो मैं समझा रहा हूं। गवर्नमेंट का एक खर्चा है सर, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सब्सिडी दे दी। क्या दे दी सर यहाँ पे, तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी किसी चीज पे तो चीजें क्या हो जाएंगी सर, सस्ती हो जाएंगी। चीजें सस्ती होंगी तो सर उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक रीजन ये भी है कि जब जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है उसकी वजह से भी क्या होता है सर, इंक्रीज हो जाता है किसके अंदर, डिमांड के अंदर इंक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, फिर आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, यानी हमारे गुड्स की डिमांड बाहर की कंट्रीज में क्या हो रही है सर, बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है और हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इंडिया के अंदर उसकी क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इंक्रीज इन द मनी सप्लाई और इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम। मनी सप्लाई तो आप समझ गए होंगे, ये हमने मनी चैप्टर में पढ़ा था। क्या सर, जब जब इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ेगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है सर, इनकम का बेटा वो पार्ट जब आप अपने उसमें से सारे गवर्नमेंट के टैक्सेस अपने एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हो, जो आपके पास इन हैंड बचता है खर्चने के लिए। आपने 1 लाख रुपया कमाया, उसमें से आपने 60,000 रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स ये सब कुछ पे कर दिया, आपके पास 40,000 रुपए बचते हैं खर्चने के लिए। तो वो जो खर्चने के लिए पैसा बचा है उसे क्या बोलते हैं सर, हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। बेसिकली शॉर्ट में समझाया, अभी आपको आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। क्लियर हुआ। तो सर हमारे रीजंस क्या क्या है, पहला सर हमारा कंजप्शन बढ़ जाता है, दूसरा सर क्या है यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है प्राइवेट लोगों की क्योंकि लोन मिल रहा है, तीसरा क्या है सर, सरकार अपना खर्चा बढ़ा देती है, चौथा एक्सपोर्ट बढ़ता है, पांचवा क्या है सर, लोगों की मनी सप्लाई बढ़ती है जिसकी वजह से उनकी डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ जाती है। अगला आता है सर इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन द प्राइस आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सर ये तो समझ आ गया एक्सेस डिमांड क्या है, ये समझ आ गया उसके कारण क्या है। अब हमें ये समझना है कि सर ये जो एक्सेस डिमांड होती है ना, उसका प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सर अगर मैं बात करता हूँ जनरल प्राइस लेवल, तो ये बिना पढ़े आप बता सकते हो सर प्राइस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। कहता है एक्सेस डिमांड गिव अ राइज टू जनरल प्राइस लेवल बिकॉज it arises when aggregate demand is more than aggregate supply at full employment level. There is a inflation in the economy showing a inflationary gap. तो सर इकोनॉमी में क्या देखने को मिलेगा आपको, इन्फ्लेशनरी गैप देखने को मिलेगा क्योंकि इकोनॉमी में महंगाई क्या हो जाती है उस टाइम पे, बढ़ जाती है। सर आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सेस डिमांड हैज नो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, इकोनॉमी एज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सर आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रीजन क्या है सर, क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली पहले ही किसके ऊपर चल रहा हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। भाई एक्सेस डिमांड क्यों आई, पहले हमें वो समझना है। सर एक्सेस डिमांड इसलिए आई, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा इस पॉइंट को। सर एक्सेस डिमांड इसलिए आई क्योंकि डिमांड थी मेरे पास 120 की और मैं सप्लाई कितने की कर सकता था सर, 100 की, तभी तो एक्सेस डिमांड आई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, सर आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं सकता। रीजन क्या है कि मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं बचे, रिसोर्स तो मेरे सारे यूटिलाइज हो गए क्योंकि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम की बात हो रही है वो किसके वाले पे हो रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की हो रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज
लग चुके हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो जब बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब हम प्रोडक्शन भी इंक्रीज नहीं कर सकते, तो आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर आता है बेटा तीसरा, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। There will be no change in the level of employment also. The economy is already operating at a full employment equilibrium. Hence, there is no unemployment. देखो इसको ना पढ़ाए बिना भी समझ सकते थे सर, जब आउटपुट ही नहीं बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगा तो क्या रोजगार मिलेगा? सर रोजगार में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा तो सर एम्प्लॉयमेंट लेवल के अंदर भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है ये पॉइंट सारे सबको? ठीक है। अब देखिए बेटा डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड देखिए, अगला भाई बंधु आता है बेटा इसका क्या, डेफिशिएंट डिमांड। वैसे तो समझ गए होगे आप, ठीक है ना। डेफिशिएंट डिमांड क्या है सर? कहता है व्हेन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट एग्रीगेट सप्लाई एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, द डिमांड इज सेड टू बी अ डेफिशिएंट। मतलब मान लो, यहां पे ध्यान से देखो बच्चे, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है सर यहाँ पे 100, यानी मैक्सिमम हो चुकी है, लेकिन अभी डिमांड कितनी आ रही है सिर्फ सर 90 आ रही है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वो उसके बराबर नहीं है, उससे कम चली गई, तो इस सिचुएशन को क्या बोलूंगा सर? डेफिशिएंट डिमांड बोलूंगा। ठीक है। अब डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम देखो बच्चे, यहाँ पे सेम ही बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनेगा। फर्क पता है क्या है लास्ट डायग्राम और इसके अंदर? वो देख लो आप क्या फर्क आया है। देखो पहले ये जो AD0 था ना वो यहाँ था और AD1 कहाँ था? अब उल्टा हो गया यहाँ पे। उल्टा किस तरीके से हो गया इसको समझो जरा। यहाँ पे एक्चुअली में सिचुएशन क्या क्रिएट हुई सर कि अब मेरे पास डिमांड कितनी आ रही है 90 की, लेकिन मैं मैक्सिमम क्रिएट कितने की कर सकता था सर? 100 की। अब ये जो डिफरेंस बच के आता है, ये इन्फ्लेशनरी गैप गलत लिखा है, ये कौन सा बन जाएगा सर हमारा यहाँ पे? डिफ्लेशनरी गैप बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? डिफ्लेशनरी गैप कहलाएगा। अब देखो क्या लिखा है, कहता है डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप शोइंग डिमांड डेफिशिएंट ऑफ अ करंट एग्रीगेट डिमांड over a aggregate supply at a level of full employment. It is called a deflationary because it lead to the deflation, continuous fall in the prices. सर क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, जिसकी वजह से चीजों के प्राइस क्या हो जाएंगे सर मार्केट के अंदर? अब कम हो जाएंगे। प्राइसेस कम होने की वजह से क्या होगा? वो डिफ्लेशन को क्रिएट करेगी। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ठीक है। अब इसके रीजंस क्या क्या होंगे सर? जो ऊपर वाले के रीजंस थे उसका अपोजिट कर दो। ठीक है, कैसे? पहला, डिक्रीज इन द हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड ड्यू टू द फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्योंकि सर ये इसलिए होगा कि लोगों की खर्चने की क्षमता क्या हो गई है सर? कम हो गई है। सर ये खर्चने की क्षमता कब कम होती है? सर मैं बता देता हूं, जब कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि पैसा तो है लेकिन सोच समझ के खर्चना पड़ता है, जैसे कि कोविड आया था। ऐसा तो नहीं था कि सबके पास पैसा खत्म हो गया, पैसा होते हुए भी लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? आपने कंजप्शन को कम कर दिया था, क्योंकि फ्यूचर नहीं पता था कि भी आने वाले समय में कोविड कब जाने वाला है। ठीक है। तो जब उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है सर? कम हो जाती है। दूसरा, डिक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज फॉल इन द क्रेडिट फैसिलिटी। या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स आ गए जिसकी वजह से अब लोन इजीली प्रोवाइड नहीं हो पाता, उसकी वजह से क्या हो रहा है सर? लोग इन्वेस्टमेंट करना क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया सर? एक तरीके से खर्चा करना कम कर दिया, या कह लो सब्सिडी हटा दी, कुछ भी कर दिया, जिसकी वजह से ये हो गया। एक्सपोर्ट की डिमांड क्या हो गई सर हमारी? अब कम हो गई। देखो जो ऊपर था उसका बिल्कुल वाइस वर्सा चलेगा ये। ठीक है। डिक्रीज इन द मनी सप्लाई और डिक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम, या सर हमारे पास देश के अंदर मनी सप्लाई कम हो गई है जिसकी वजह से ऐसा होगा। अब सर इफेक्ट क्या पड़ेंगे इनके? देखो बेटा जनरल प्राइस लेवल पे हम पढ़ चुके हैं सर, प्राइस क्या हो जाएंगे? प्राइस कम होंगे और उसे क्या बोला जाएगा? डिफ्लेशन। कहता है डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज द जनरल प्राइस लेवल टू फॉल because it arises when aggregate demand is less than the aggregate supply at full employment level. There is a deflation in an economy showing a deflationary gap. सर इस सिचुएशन के अंदर इकोनॉमी में क्या देखने को मिलेगा? डिफ्लेशन देखने को मिलेगा, और उसे हम किस नाम से जानेंगे सर? डिफ्लेशनरी गैप के नाम से जानेंगे। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू द डेफिशिएंट डिमांड इन्वेस्टमेंट लेवल इज रिड्यूस्ड व्हिच कॉजेज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ड्यू टू द फॉल इन प्लांट आउटपुट। कह रहे सर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर देखो यहाँ सिचुएशन पता है क्या आ गई? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड, तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? प्रोडक्शन को कम करेगा। जब बेटा वो प्रोडक्शन को कम करेगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट जाएगा, तो लोग क्या हो जाएंगे वहां पे? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी का मतलब क्या है? जो अपनी मर्जी से नहीं, उन्हें निकाल दिया गया बेसिकली।
आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा सर? लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज लो लेवल ऑफ आउटपुट, और सर उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा सर? हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा, व्हाट कैरेक्टराइजेस अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। कहता है इसमें से कौन सी सिचुएशन से हमें पता चलेगा कि इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है, जिससे मैं पूछूं श्रेयस। ए, व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सिस, व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट्स एग्रीगेट सप्लाई। बेटा क्या लिखा है वहां पे? डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है ना। अगला क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी आउटकम ऑफ द डिफ्लेशनरी गैप इन इकोनॉमी। कहता है क्या आउटकम आता है जब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी गैप देखने को मिलता है? सी, कंटिन्यूअस फॉल इन द प्राइसेस। अब जिससे मैं पूछूं बेटा वही बताए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द डेफिशिएंट डिमांड। कहता है इसमें से कौन सा रीजन नहीं है डेफिशिएंट डिमांड का? सी, सर क्योंकि एक ही इंक्रीज हो रहा है, बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं वहां पे? डिक्रीज ही हो रहे हैं। हाउ डज डेफिशिएंट डिमांड इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड की वजह से इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। सी, सर इट रिजल्ट इन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कह रहा है इसकी वजह से बेटा छिपी हुई बेरोजगारी, सॉरी इनवॉलंटरी का मतलब अनैच्छिक बेरोजगारी बढ़ जाएगी। What does a fall in the general price level indicate in the context of a deficient demand? कहता है जब डेफिशिएंट डिमांड के अंदर जनरल प्राइस लेवल कम होगा तो उसे क्या बोला जाएगा सर? डिफ्लेशन बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखिए बेटा इधर आपका टॉपिक है बेटा यहाँ पे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। ये टॉपिक बेटा एक्चुअल में ना बैंकिंग से रिलेट करता है पूरा पूरा। बैंकिंग के अंदर जो जो पढ़ाया था, देखो यहाँ पे ना दो चीजें पढ़ी हमने। एक्सेस डिमांड मतलब सर इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि इन्फ्लेशन, डेफिशिएंट डिमांड मतलब सर डिफ्लेशनरी गैप, दैट मींस डिफ्लेशन। और ये हमने बैंक वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब इसको ऐसे समझो सर, इन्फ्लेशन कब आता है? सर इन्फ्लेशन तब आता है जब इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा होता है, और डिफ्लेशन कब आता है सर? जब इकोनॉमी में पैसा कम होता है। मैं आपको बेसिक दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चे। अगर गवर्नमेंट को किसी भी रूप से इन्फ्लेशन को कम करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? पैसे की सप्लाई को कम करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट को डिफ्लेशन को कम करना है तो उसे मार्केट में पैसे की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। ये बेसिक रूल है इसका। ठीक है, अब आता है यहाँ पे पहले फिस्कल पॉलिसी क्या है? चेंज इन टैक्सेशन। फिस्कल पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल कर सके। अब देखो बच्चे यहाँ पे कहता है चेंज इन टैक्सेशन। कहता है फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। When it comes to providing a change in taxation as a part of fiscal policy, there are several options that government can consider. कहते हैं फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की वो पॉलिसी होती है जो अपने टैक्सेशन के पॉलिसी को चेंज करके वो लेके आती है। कहते हैं इसके अंदर बेटा वो दो तरीके से काम करती है। देखो पहला काम क्या है? टैक्स कट। टैक्स कट का मतलब टैक्स बेटा कब कम करेगी? वो जब डिफ्लेशन होगा या इन्फ्लेशन होगा? सो डिफ्लेशन। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस टैक्स रेट और प्रोवाइड टैक्स क्रेडिट टू द इंडिविजुअल और बिजनेस। Lower taxes can stimulate economic growth by increasing the disposable income for consumer or providing incentive for the business to invest, expand or hire more. इसका मतलब नहीं समझ आया होगा, अब मैं समझा देता हूं अपने तरीके से। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पे आपने 1000 रुपए कमाए, गवर्नमेंट का टैक्स था 10%, तो आपने इसमें से 100 रुपए खर्च दिए, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम खर्चने के लिए पैसा कितना बचा सर? 900 रुपए। अगर गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स था इसको कम कर दिया, कम करने का मतलब अगर गवर्नमेंट ने बेटा इसको 5% कर दिया, तो अब आप इसमें से कितने रुपए खर्चोगे? 50 रुपए टैक्स पे चले जाएंगे। 950 रुपए क्या हो जाएगी सर? आपकी डिस्पोजेबल इनकम। तो इस एग्जाम्पल से क्या समझ आता है कि सर अगर गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स को कम करती है, तो आप अपनी इनकम का ज्यादा प्रपोर्शन क्या कर पाओगे? खर्च पाओगे। तो गवर्नमेंट टैक्स कब कम करती है? जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? कम होती है। उस डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? टैक्स रेट को कम कर देती है, जिससे कि लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे और वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? कंजप्शन कर सके। क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट क्या है जी यहाँ पे? कहता है टैक्स इंसेंटिव्स कब देती है गवर्नमेंट? कहता है गवर्नमेंट कैन ऑफर टैक्स इंसेंटिव टू प्रमोट स्पेसिफिक एक्टिविटीज और इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, they may provide tax break for the research and development expenditure, green energy investment or job creation in the certain regions.
कई बार गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, हमने ना इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा कि जितने भी बैकवर्ड इलाके थे तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम वहां पे टैक्स नहीं लेंगे या बिजली सस्ती दे देंगे जिससे कि वहां पे डेवलपमेंट हो सके। अब जैसे कि गवर्नमेंट आज ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने पे काम कर रही है, तो वो क्या कह रही है कि अगर आप ग्रीन के लिए ई व्हीकल्स लेते हो तो उस पर टैक्स कम लगा लेंगे, ठीक है, आरटीओ आपसे कम टैक्स चार्ज कर रहा है। अगर आप सोलर पैनल लेते हो तो उसके ऊपर टैक्स कम लगा के ले लेंगे। तो गवर्नमेंट एक तरीके से छूट किसके लिए दे रही है, ताकि इन सब चीजों की डिमांड क्या हो सके, मार्केट के अंदर बढ़ सके। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है बेटा, या तो टैक्स को कम कर देगी या आपको किसी तरीके का इंसेंटिव दे देगी। इंसेंटिव का मतलब होता है अगर आप ये काम करते हो तो इसके बदले में आपको ये गवर्नमेंट देगी, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म्स क्या होते हैं सर? टैक्स रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस। कहता है गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस टू द टैक्स सिस्टम टू इंप्रूव एफिशिएंसी और फेयरनेस। दिस कुड इन्वॉल्व सिंप्लीफाइंग द टैक्स कोड, एलिमिनेटिंग लूपहोल्स और एडजस्टिंग टैक्स ब्रैकेट टू एंश्योर दैट बर्डन इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्विटेबली। ये भी नहीं समझ आएगा, अब समझो ये कैसे समझ आता है। हमारे यहाँ पे बेटा टैक्स को पे करने के लिए ना, इंडिया के अंदर टैक्स को पे करने के लिए एक स्लैब रेट है, इसे क्या बोलते हैं हम? स्लैब रेट। स्लैब रेट होता क्या है, आप स्टेयर्स चढ़ के आते हो ना, तो नीचे से ऊपर आओगे तो स्टेयर्स ऊपर चली जाती हैं, नीचे ऊपर से जाओगे तो वो नीचे जाती हैं। यहाँ पे नीचे से ऊपर वाला स्लैब रेट है। कैसे? अगर कोई 0 से 5 लाख कमाता है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना साल का। अगर मान लो, मेरे को एग्जैक्टली अभी नया वाला नहीं याद, 5 से 10 लाख कमा रहा है तो मान लो उसको 10% देना है। कुछ ऐसे करके उन्होंने स्लैब्स बना दिए, यानी सर जो जितना ज्यादा कमाएगा उसका टैक्स उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जो जितना कम कमाएगा उसका टैक्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि टैक्स के बर्डन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है, एक स्लैब रेट डिसाइड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, कम इनकम वाले को कम टैक्स देना पड़ता है और ज्यादा इनकम वाले को क्या देना पड़ता है, ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। पहला समझ आ गए, टैक्स के अंदर वो 3 चीजें करेगी सर, या तो टैक्स को कम कर देगी या उस पर इंसेंटिव दे देगी या टैक्स में रिफॉर्म लेके आएगी। उसके बाद आता है बेटा चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट अपने खर्चे को चेंज करेगी। खर्चे को चेंज करने का मतलब समझो, यहाँ पे कहता है गवर्नमेंट इन्वेस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन डेवलपिंग थिंग्स लाइक हाईवेज, फ्लाईओवर, बिल्डिंग, रेलवे लाइंस एक्सेट्रा। A change in such spending has a direct impact on the amount of aggregate demand in the economy. देखो कहता है अगर इसके अंदर चेंज आएगा तो डायरेक्टली किस पे इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड पे फर्क पड़ेगा। कैसे? हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक वर्क शुड बी इंक्रीज्ड एज मच एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू मैनेज द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी के अंदर कंडीशन कैसी चल रही है सर, डेफिशिएंट चल रही है, नीचे की तरफ चल रही है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे क्या करेगी सर, बढ़ा देगी। उसको बढ़ाने से क्या होगा, लोगों की डिमांड क्या होगी सर, इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगी। और अगर दिस विल एनहेंस एग्रीगेट डिमांड टू हेल्प द करेक्ट इशू ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। तो डेफिशिएंट डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट खर्चे क्या करेगी सर, बढ़ाएगी। इसको बेटा एक थोड़ा ना प्रैक्टिकल वे में समझो। आज आप घूमने जा रहे हो हर जगह पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अगर हम आज से 10 साल पीछे चले जाए तो क्या इन जगहों पे जाना इतना इजी था सर? बहुत डिफिकल्ट टास्क होता था। पहली बात, वहां पे रेस्टोरेंट्स नहीं थे, खाने की फैसिलिटीज नहीं थी, होटल्स नहीं थे। 10 साल के अंदर वहां पे 5 स्टार्स भी खुल गए, ठीक है, वहां पे खाने के 100 रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी कर दिया गया है। तो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पे क्या किया है, खर्चा किया है, जिसकी वजह से वहां पे डिमांड क्या हो गई सर, बढ़ गई। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अभी मैं परसों देख रहा था, सुधीर चौधरी आते हैं, टीवी न्यूज एंकर हैं, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक दिखाते हैं, मतलब वो सच बताते हैं, बेसिकली कोशिश करते हैं बताने की। तो उन्होंने एक न्यूज दिखाई और मैं न्यूज सुन के, मतलब मैं आपको गाइड भी करता रहता हूँ, वो चीजें हैं भी। उन्होंने न्यूज में बताया भैया एवरेस्ट, हम सब ने बचपन से पढ़ा, मार्क हिलेरी जो थे वो सबसे पहले पहुंचे एवरेस्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने चीजें पढ़ी कि भाई पहला चढ़ने वाला एवरेस्ट ये था। उन्होंने कहा एक टाइम ऐसा था कि इसके ऊपर चढ़ने के लिए जो होता था वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाता था। आज उन्होंने बताया कि प्रेजेंट के अंदर हर साल 1000 बंदा एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, ठीक है। रीजन, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी गई, टेंट विद टॉयलेट, खाने पीने की चीजें, पंखे, ये सारे प्रोवाइड करा दिए गए, ठीक है। गवर्नमेंट उनसे पैसा ले रही है, लगभग उन्होंने बताया 1.5 करोड़ रुपए खर्चा आता है उसको क्लाइम करने के लिए, और लगभग 1000 लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है, उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला, कह रहे लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, उन्होंने एक एग्जाम्पल वीडियो के साथ दिखाया कि हर साल माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो हम जैसे लोग वहां पे जा रहे हैं, 1000 किलो टन कूड़ा फेंक के आ रहे हैं, मतलब माउंट एवरेस्ट भी नहीं बचा। समझ रहे हो? भगवान ने एक इंसान बनाया था, सबसे समझदार प्राणी, लेकिन ये जहां जहां धरती पे कदम रखता है
वहां का नाश करके आता है, समझ रहे हो। लेकिन उसका आप ड्रॉबैक समझो बेटा क्या होगा, आने वाले टाइम के अंदर अगर एवरेस्ट ऐसी जगहों को भी गंदा कर दोगे ना, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके बढ़ने की जो स्पीड होगी वो कई टाइम्स हो जाएगी आपके लिए। जो आज 53, मतलब मैं सुनता आ रहा था जब आपके जितना था कि किसी दिन ऐसा होगा कि दिल्ली का टेम्परेचर 53 52 क्रॉस करेगा, ये मतलब आपकी एज में मैं सुनता था, यानी आज से लगभग 12-15 साल पहले। लेकिन प्रेजेंट में मैंने 15 साल बाद देख भी लिया कि हाँ भाई 53 चला गया। और ऐसे ही अब न्यूज आएंगी आपके टाइम पे कि दिल्ली का टेम्परेचर 55 57 क्रॉस कर जाएगा, और आप भी देखोगे 20 साल बाद। लेकिन क्या झेल पाओगे? झेलेगा नहीं ना बेटा। एक्चुअल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम सब समझ नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से कोशिश करती है, देखो सीधी सी बात है, केदारनाथ बद्रीनाथ वहां पे बेसिकली ये कहा जाता है कि दर्शन करने के मोटिव से जाओ, ठीक है, पिक्स या। अब देखो मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूँ। फ्रेंड का फोन आएगा, यार भाई कहीं घुमा ही लाओ। मैं कहा कहाँ चलना है? केदारनाथ। पहले क्या होता था, भैया कहीं दर्शन करा लाओ, माता रानी के दर्शन करा लो, दर्शन करा लाओ। समझ आ रहा है डिफरेंस क्या हो गया? अब वर्ड ही चेंज हो चुके हैं, घुमा लाओ। स्टूडेंट आता है, सर छुट्टी चाहिए एक हफ्ते की। क्यों सर? घूमने जा रहे हैं। कहाँ? बद्रीनाथ। और दर्शन नहीं करने जा रहा बेटा कोई, सब घूमने जा रहे हैं वहां पे। वो टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं। जहां जहां टूरिस्ट प्लेस बना है ना बेटा, वहां का फिर आप देखो स्ट्रक्चर कितना गंदा हो गया है आपका, ठीक है। लेकिन ये चीजें हमें समझनी है। अब देखो गवर्नमेंट चीख चीख के कहती है, अब 4 जून को मैं कह रहा हूँ बीजेपी आ जाए, ठीक है, राहुल गांधी जी कुछ भी आते रहे, भैया पेड़ तो वो नहीं लगाने आएंगे आपके घर के बाहर, ठीक है। लेकिन किसे लगाने? हमें लगाने। हम कोई लगा के राजी नहीं हो रहे। ये नहीं लगाओगे ना, देखो आपको सोचने वाली बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप में और मेरे में एज का डिफरेंस लगा लो 13-14 साल, 15 साल लगा लो, तो मेरी ओल्ड एज आपसे पहले आएगी, है ना, आपकी मेरे बाद आएगी। लेकिन मुझे पता है कि 15 साल बाद जो मेरी एज आने वाली है, जो मेरे ग्रैंडफादर झेल गए ना एनवायरमेंट, वो मैं नहीं झेल पाऊंगा। इतना गंदा एनवायरमेंट आने वाला है, ठीक है। लेकिन बेटा आप अब ये इमेजिन करो कि आपकी तो मेरे डबल टाइम बाद आएगी। आपसे इस एज में नहीं झेल रही गर्मी, तो आज से 20-25 साल बाद झेल पाओगे? पैसा तो कमा लोगे, लेकिन करोगे क्या उसका? समझ रहे हो? ये चीजें ना अभी से समझनी जरूरी है। गवर्नमेंट हर जगह रोल प्ले नहीं करती बेटा आके, कि गवर्नमेंट कहेगी बेटा कितना लगता है एक पेड़ लगाने में खर्चा, भाई एक माली को बुलाओगे, एक ढंग का पेड़ लगा लोगे, 500 रुपए से ऊपर नहीं लगेगा। और भगवान की कृपा से जितने यहाँ बैठे हो ना, किसकी ऐसी वो नहीं है दिक्कत फाइनेंशियल कि आप 500 रुपए नहीं खर्च सकते, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, सर क्यों लगाएं, किस लिए लगाएं? आपको ये बेनिफिट नहीं समझ आ रहा बेटा कि वो कितना बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में देंगे। ये ना जब आप स्टार्ट करोगे, आप सोचो कि यहीं पे अगर 100-200 बच्चा पढ़ रहा है, 200 पेड़ भी लगवा दिए मैंने ऐसे कह के, एक एक बच्चे से भी, तो 200 पेड़ का मतलब समझ रहे हो। और होता क्या है, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, हमारे रोड्स पे दिक्कत है। मैंने बात भी करी एमसीडी के अंदर की, मेरे यहाँ पे आप 4 पेड़ लगा जाओ आके, तो उन्होंने कहा सर घर के आगे से ही गैस पाइपलाइन जा रही है। जा ही रही है तो खोदेंगे कहाँ पे, पाइप कहाँ लगाएंगे और पेड़ कहाँ पे गाड़ेंगे? लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, अगर मैं साथ वाले को कहता हूँ पेड़ लगा लो, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, भैया तुमने लगवा लिए, यही पूछेगा ना। तो मैं तब बोल सकता हूँ किसी को जब मैं खुद से लगवा लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये समझनी है कि अगर किसी के पास भी स्पेस अवेलेबल है, तो बेटा ये ना किसी के लिए नहीं करोगे आप, ये सब आपने अपने फ्यूचर के लिए करना है। आज आप लगाओगे तो जो मैं 15 साल बाद की बात कर रहा हूँ ना, तो वो 15 साल बाद पेड़ इतना बड़ा हो चुका होगा कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन दे रहा होगा वो। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसके लिए बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ एक रोड का फासला तय कर लो, ये सामने वाली गली क्रॉस करो, डीडीए फ्लैट्स में चले जाओ, इस टाइम पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। और चाहे थर्मामीटर लेके चले जाना, 4 से 5 डिग्री का फर्क है दोनों एरिया के अंदर। सिर्फ उसका रीजन समझ रहे हो प्रैक्टिकल क्या है? सिर्फ और सिर्फ पेड़ है। और यही अगर आप दिलशाद गार्डन डियर पार्क की तरफ चले गए, तो वहां यहां से भी 2-3 डिग्री कम मिल जाएगा आपको। रीजन सिर्फ और सिर्फ ट्री, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। जबकि जापान और चाइना के अंदर वो इन्वेंट करने जा रहे हैं कि अगर फ्यूचर के अंदर गर्मी 60 डिग्री तक चली जाती है, तो उसके लिए एसी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भैया एसी तो बना लोगे, लेकिन जब ये इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं बाहर, इतनी गर्मी क्रिएट कर रहे हैं, तो जो 60 डिग्री के लिए एसी बनेगा, तो वो और ज्यादा गर्मी क्रिएट करेगा बाहर। तो वो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। वो तो ये हो गया कि आप सेल्फिश हो गए, आपने ये देख लिया मेरी औकात है, मेरे पास पैसा है, मैं एसी लगा के ठंडक में रह लूंगा। लेकिन बेटा आप ठंडक में रह लोगे ना, मानसोबरक वाली सड़क बन रही है यहाँ पे, टूटी पड़ी है ना, दोपहर को गया था मैं, ठीक है, वहां पे एक बच्चा, रोड़ी होती है, रोड़ी के ऊपर बच्चा लेटा पड़ा है। और मैं आप कह रहा हूँ जूता उतार के रोड़ी पे पैर रख के दिखा दो। इस टाइम बता रहा हूँ 6-7 बजे भी, जो रोड़ी वहां पड़ी है ना, आप जूते चप्पल उतारो, उस पर पैर रख के दिखा दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा आपको। लेकिन वो बच्चा पड़ा हुआ है वहां पे। तो हमें ये नहीं समझना बेटा कि हमारे पास फैसिलिटी है तो पूरी दुनिया के पास फैसिलिटी है, ठीक है। 90% लोगों के पास इंडिया में आज भी फैसिलिटीज नहीं है। तो इंसान बन जाओ पहले,
आप सब क्या जी रहे हो, सेल्फिश जीते हैं हम सब। अभी देखो मजाक की बात नहीं है, आप में से कुछ ही फैक्ट क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा लॉजिक। अभी बात हो रही थी कि भैया वोटिंग कैसे होनी है कैसे नहीं होनी, तो मैंने आपको शायद एग्जांपल भी दिया, कारपेंटर आता है कहता भैया मैं क्यों दूंगा वोट, मोदी जी कौन सा मेरे घर में खाना डाल रहे हैं। ठीक है, मेड आंटी आई, उनका भी यही रिप्लाई था। मैं कहा बेटा आप, सीधा ऐसे ही बोला, मैं कहा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, कोई किसी के घर में खाना नहीं डाल रहा, लेकिन आप तक खाना पहुंच पा रहा है वो उन सबकी ही मेहरबानी है, चाहे कांग्रेस थी या कोई भी थी। पार्टी सारी ठीक है, अपने अपने टाइम पे सबने अपने अपने काम करे, आने वाले टाइम में कोई और करेगा। कोई फिक्स तो लिखा के ढप्पा पैदा हुआ नहीं कि आज ये गवर्नमेंट है तो पूरी जिंदगी अब 100 साल यही चलेगी, चेंज होती रहेंगी बेटा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, आप ये समझो हम क्यों नहीं समझ पा रहे इस टाइम पे कि गवर्नमेंट ने क्या किया या बीजेपी ने क्या किया, क्योंकि टेररिस्ट अटैक में ना हमारा कोई नहीं गया था। टेररिस्ट जो हमले हो रहे थे ना, जिसकी फैमिली की फैमिली खत्म हो गई उसके अंदर, हमारा तो कोई नहीं मरा। तो हमें लगता है यार गवर्नमेंट करी क्या रही है, लेकिन उनसे पूछो, उनको बहुत वैल्यू है उसकी कि भैया पिछले 15 साल में 10 साल में एक भी हमला नहीं हो रहा भारत के अंदर, तो वो लोग उसकी वैल्यू करेंगे, आप लोग नहीं करोगे। तो यही सेम कंडीशन अभी चल रही है कि आपको वैल्यू क्यों नहीं समझ आ रही पेड़ों की, क्योंकि आपके घरों में एसी है, आपके पास फैसिलिटी है, तो आपको लग रहा है पेड़ क्या है। लेकिन जब वैल्यू करोगे, जब ये सारे हट जाएंगे ना, तो उसके बाद बेटा ये एसी वेसी सब क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। अभी देखो अशोकनगर में परसों एक एसी फटा, ठीक है, नियर बाई कितने एसी फट चुके हैं। तो अगर 53 डिग्री पे आप इमेजिन करो कि 53 डिग्री पे एसी फटने स्टार्ट हो चुके हैं, तो 60 डिग्री पे क्या कर लोगे आप, समझ रहे हो। साइंटिफिकली ये चलते फिरते बॉम्ब होते हैं घर के अंदर, गैस सिलेंडर, एसी और फ्रिज, क्योंकि तीनों के अंदर कंप्रेसर लगा होता है और कंप्रेसर के अंदर होती है गैस। और वो फटेगा ना तो बेटा बहुत कुछ लेके जाता है साथ में, मतलब ऐसे नहीं है कि फ्रिज फटेगा तो सिर्फ आपका एक कमरा ही जाएगा या किचन ही जाएगी, वो आसपास का बहुत बड़ा एरिया ले जाएगा आपका। वो चलता फिरता बॉम्ब है घर के अंदर। लेकिन उसको हम कैसे बढ़ाते हैं भैया, हीट के अंदर रख के। अभी सामने वाले ही बहुत सारे घर हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ, कल रात को छत पे जरा सिलेंडर क्या पड़े हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट को मैं सुनता हूँ बेचारी इतनी मेहनत कर रही है सिखाने के लिए कि अगर किसी के घर में सिलेंडर्स हैं तो धूप में ना रखें। तो कई मेरे को ऐसे समझदार लग रहे हैं जिन्होंने निकाल के धूप लगाने के लिए रख दिए कि अच्छी धूप पड़ रही है तो सिलेंडर को धूप लगा दूं। भाई लिटरली धूप के अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट सनलाइट में सिलेंडर पड़ा है, फिर कोई हादसा हो जाएगा, फिर मोदी गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट है भैया वो क्या करेगी, वो तो कह रही है तुम सुन तो लो उसकी बात, समझ रहे हो भाई। तो पेड़ों के लिए भाई कोशिश करो, अगर आपके घर के बाहर जगह नहीं है, किसी पेड़ किसी पार्क में जाके लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, लेकिन ये आपको भी करने हैं काम, सिर्फ कोई गवर्नमेंट नहीं करेगी बेटा आपके लिए। समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिस पे टाइम हो मेरे साथ चलना, हम भी लगाएंगे जाके, नहीं है तो अपने अपने घर के बाहर लगाओ, लेकिन ये काम कर लो, ठीक है। गाड़ियां तो खड़ी हो जाएंगी, कहीं ना कहीं हो ही जाएगी गाड़ी खड़ी, लेकिन आप नहीं खड़े हो पाओगे कहीं पे अगर ये सब हट गए तो, ठीक है। चलो कोई फायदा नहीं है ऐसे, चलो ट्राई कर लिया मैंने। अब आ जाओ इधर, टाइम भी हो गया, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अब देखो चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग समझ आ गई कि डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है सर, स्पेंडिंग्स को बढ़ा देती है। फिर आता है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी के अंदर इसकी आती है बेटा क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या है, कहता है क्वांटिटेटिव मेजर्स रेफर्स टू दोज मेजर्स दैट इफेक्ट द वेरिएबल विच इन टर्न इफेक्ट द ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हमने ना बेटा बैंकिंग के अंदर कुछ रेट्स पढ़े थे, CRR, SLR, इस तरीके के कुछ रेट्स पढ़ के आए हो आप, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चे यहाँ पे, देखो बच्चे यहाँ पे क्वांटिटेटिव के अंदर सबसे पहले आता है यहाँ पे बैंक रेट। क्या आता है सर हमारा, बैंक रेट। अब इसको मैं समझा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनते जाना बच्चे। बेटा एक होता है हमारा RBI सेंट्रल बैंक, और दूसरे होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स, SBI, HDFC एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं सर हमारे यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। जिस रेट पे RBI कमर्शियल बैंक्स को क्या प्रोवाइड करता है सर, लोन प्रोवाइड करता है, उस रेट को क्या बोला जाता है सर, बैंक रेट बोला जाता है। ये चीज समझ आ गई। अब अगर बेटा RBI ने SBI को 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया है, तो आगे जब SBI किसको लोन देगा, आम पब्लिक को देगा ना, तो क्या ये 8% पे देगा या उससे ज्यादा पे देगा सर, उससे ज्यादा पे ही देगा। मान लो ये 10% पे देता है। अब जब पब्लिक को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो वो लोन ज्यादा लेगी या कम लेगी सर, कम लेगी। समझ आ गई यहां तक की कहानी। अब अगर बेटा इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब सर ऑलरेडी पैसा ज्यादा है, एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं,
जब जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगा, पैसा ज्यादा होगा, तो गवर्नमेंट हर रेट को क्या करती है, बढ़ा देती है। बढ़ाने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मान लो अभी आरबीआई इससे 8% ले रहा था, अब वो इससे लेगा 10%, तो आगे वो किससे लेंगे, पब्लिक से 12%। तो जब बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो लोग लोन क्या लेंगे बेटा, कम लेंगे। जब वो लोग कम लेंगे लोन, तो इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी सर, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा सर, हमारा कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, कहता है इंक्रीज इन द बैंक रेट विल मेक लोन्स मोर एक्सपेंसिव। कहता है अगर बैंक रेट बढ़ जाता है तो लोन क्या हो जाएंगे सर, महंगे हो जाएंगे। फॉर द कमर्शियल बैंक्स देयर बाई प्रेशरिंग द बैंक्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ लैंडिंग। तो बैंक भी आगे क्या करेगा सर, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। द पब्लिक कैपेसिटी टू टेक क्रेडिट विल ग्रेजुअली फॉल। तो लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी सर, वहां पे कम हो जाएगी। इन द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट डिमांडेड द रिवर्स हैपन इन केस ऑफ डिक्रीज इन द बैंक रेट। और अगर बैंक रेट को अगर वो कम कर देते हैं तो उसका अपोजिट हो जाएगा, क्या, द इंक्रीज लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक एज वेल इंक्रीज पब्लिक डिमांड फॉर द क्रेडिट विल ऑटोमेटिकली लीड टू राइज इन वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा सर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। अब यहां पे आता है बेटा वेराइंग रिजर्व रेशियोज। देखो कुछ तरीके की ना रिजर्व रेशियोज है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो,